करें स्टार्ट। देखिए, समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है ना। आपको मैंने एक बात बहुत पहले बताई थी कि अगर 14 घड़ियां बेची हैं तो 14 खरीदी भी होंगी, है ना। 14 बेची हैं तो 14 खरीदी भी होंगी। तो 14 का जो सेलिंग प्राइस है वो 14 के कॉस्ट प्राइस का तो होगा, और 4 के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ। तो क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ मतलब ये कितना हो गया कि 14 का जो सेलिंग प्राइस है वो 18 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो आपको कुछ नहीं करना था, 14 घड़ियों को 450 रुपए में बेचा, ये ठीक उसी के बराबर होगा कि 18 घड़ियां जितने रुपए में खरीदी होगी। 14 घड़ियों को 450 रुपए में बेचने पर जो पैसा आएगा वो 18 के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। तो बस इसको हल करना था। 14 गुणा 450 बटे में ये हो जाएगा आपका 18। इसको आप 9 से कैंसिल कर दीजिए। तो 9 से कैंसिल करोगे, 9 से 2 बार, 9 5 45, 2 से कैंसिल हो जाएगा 7 बार, 7 और 5, मतलब प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य कितना था 350, 350। ये आंसर है आपका। हाँ जी, हम एकदम बढ़िया है। वीडियो डाउनलोड होने के बाद होम पेज पे सबसे लास्ट में नीचे हर्ष देखना डाउनलोड दिखेगा, वहां जाते हैं वीडियोस। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 135, 350, 350, 350। चलिए, ये भी एक काफी आसान प्रश्न था, शायद ये भी आप लोगों से बन गया होगा। बताइए जल्दी से, बना या नहीं। हाँ जी, 3000। ओके, देखिए, यदि 150 रुपए से 300 रुपए तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 रुपए से 350 की कीमत पर बेची जाएं, तो अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा 15 पुस्तकें बेचने से। हमने जो किताबें खरीदी हैं वो 150 से कम में नहीं खरीदी और 300 से ज्यादा में नहीं खरीदी, और बेची किस रेंज में है, तो बेची है 250 से कम में नहीं और 350 से अधिक नहीं। और टोटल हमें 15 किताब बेचना है, तो उन्होंने एक शब्द का यूज करा है, अधिकतम संभावित लाभ। मतलब अधिक से अधिक कितना प्रॉफिट हो सकता है, मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब आप कोई भी वस्तु को कम से कम में खरीदोगे और ज्यादा से ज्यादा में बेचोगे, है ना। तो कम से कम कितने में खरीदा जा सकता है, तो कम से कम खरीदा जा सकता है 150 में। और अधिक से अधिक कितने में बेचा जा सकता है, तो अधिक से अधिक बेचा जा सकता है 350 में। इससे ज्यादा प्रॉफिट संभावित है क्या, भाई 150 से जितना कम में खरीदेंगे उतना अच्छा, जितना ज्यादा में बेचेंगे उतना अच्छा। ठीक है, तो कम से कम आप खरीदोगे 150 में, अधिक से अधिक बेचोगे आप 350 में, मतलब आप अधिकतम 200 रुपए का लाभ कमा सकते हो। तो 15 किताबें अगर बेचोगे तो आप खूब से खूब अधिकतम मैक्सिमम कितना कमा सकते हो, 3000 रुपए भी आपका आंसर आएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट जो आप ले सकते हो वो कितना हो जाएगा, 3000, 3000। बताइए, समझ में आया। चलिए, इसको देखिए। एक घर एक दुकान को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि हुई, दुकान पर 20% का लाभ हुआ। पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा। ऑप्शन ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा। हम्म, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है जीडी का, आएगा आज। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे स्टार्ट, सिंपल इंटरेस्ट।
एक घर एक दुकान को 1 लाख रुपए में बेचा गया। देखो 1 लाख रुपए में बेचा गया दोनों को, मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कि दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों को आपने समान मूल्य पर क्या करा है, दोनों को समान मूल्य पर बेचा है। एक पर 20% का लॉस हुआ, 20% का लॉस मतलब 5 रुपए की चीज 4 में, एक पर 20% का प्रॉफिट हुआ मतलब 5 रुपए की चीज 6 में। क्या अब आप इसके बाद दोनों का प्राइस सेम कर सकते हो? दोनों का प्राइस सेम कर सकते हो। सेलिंग प्राइस, ये इनका कॉस्ट प्राइस है, ये इनका सेलिंग प्राइस है। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों का प्राइस सेम करते हैं, है ना। तो 20 मतलब 5 की चीज 4 में, एक को 5 की चीज 6 में, तो ऊपर गुणा कर देते हैं हम 3 का और नीचे गुणा कर देते हैं 2 का। हो सकता है क्या ऐसा? तो 3 का गुणा होगा तो इधर आ जाएगा 15, इधर आप गुणा करोगे तो हो जाएगा 12, 2 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 10 और 2 का गुणा करेंगे तो 12, है ना। ये सब आपका रुपए में चल रहा है, ये सब हम क्या कर रहे हैं, रुपए में कर रहे हैं। मान लो एक 15 रुपए का था, उसको 12 में बेचा, और दूसरा 10 का था, उसको भी आपने 12 में बेचा। तो ये दोनों हो गए कितने, 25 के, और आपने दोनों को बेचा कितने में, 24 में, है ना। मतलब 25 की चीज को 24 में बेचोगे तो यहां एक का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आपसे कहा गया है कि दोनों को हमने 1-1 लाख में बेचा, मतलब टोटल हमने कितने लाख में बेचा, तो टोटल तो 2 लाख में बेचा ना। तो 2 लाख में हमने बेचा, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है तो भाग किसका देंगे, विक्रय। और आपसे पूछा है पूरे सौदे का परिणाम बताओ, मतलब कितने का लाभ या हानि हुआ है ये हमें बताना है, परसेंटेज में नहीं। तो कितने का नुकसान हुआ है, 1 का, तो 1 से गुणा कर देंगे, 2 से कैंसिल होगा ये 12 बार, तो 1/12 लाख का यहां पे घाटा हुआ है, लॉस हुआ है, ये आंसर आएगा 1/12। ठीक है, एक बार और बताता हूं, 20% का मतलब 1/5 एक प्रॉफिट पे है, एक लॉस पे है। लॉस मतलब 5 में से 1 गया, प्रॉफिट मतलब 5 में 1 जुड़ गया, है ना। और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम। क्यों सेलिंग प्राइस सेम होगा, क्योंकि दोनों को 1-1 लाख में बेचा है, मतलब टोटल कितने लाख में बेचा है, टोटल उन्हें 2 लाख रुपए में बेचा गया है। तो 3 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, 6 में मल्टीप्लाई, दोनों को खरीदा 25 में, दोनों को बेचा 24 में, एक का यहां पे नुकसान हो रहा है। जबकि हमने दोनों को बेचा कितने में है, 2 लाख में, क्योंकि ये सेलिंग है तो डिवाइड सेलिंग से करोगे, लॉस पूछा है तो लॉस का मल्टीप्लाई करोगे, 1/12 लाख का नुकसान होगा, ये आंसर है। हम्म, करिए इसको। इसको कर लोगे क्या, विक्रय मूल्य बट्टे का 7 गुना है ना, डिस्काउंट का 7 गुना है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ सेलिंग प्राइस है, यहाँ मार्क्ड प्राइस है, इधर आपकी कॉस्ट प्राइस आएगी। जो आपका विक्रय मूल्य है डिस्काउंट का 7 गुना है, तो डिस्काउंट अगर 1 है तो ये 7 होगा, है ना। और 1 का डिस्काउंट कब होगा, जब यहाँ 8 होगा। और छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत का आधा है, डिस्काउंट जो है वो लाभ का आधा है ना। ये आधा है मतलब ये 2 होगा, तो ये कितना होगा, ये और इससे 2 कम होगा। देखो उन्होंने बोला कि डिस्काउंट 1 का है जो कि प्रॉफिट का आधा है, प्रॉफिट 2 होगा तो डिस्काउंट 1 होगा, और डिस्काउंट का 7 गुना सेलिंग प्राइस है। अगर ये 7 है तो मार्क्ड प्राइस 1 ज्यादा होगा, मतलब 8 होगा।
और प्रॉफिट कब होगा 2 का, जब ये 5 कम होगा। तो 5 की चीज है, 8 लिखकर 7 में बेचा हमने। छूट का लाभ से अनुपात बताइए, छूट का लाभ से अनुपात बताइए, ये तो बिना उसके आ जाता 1:2। डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशो क्या है 1:2, कुछ करना ही नहीं था। हम्म, ठीक है। या फिर चलो आगे बढ़ो, आप तो इसको देखो। हमने ये बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न करे हैं जिसमें आपको बोला जाता है कुछ कि इतने ग्राम की चोरी करी तो लाभ बताइए। इस बार उल्टा है, लाभ दिया है कि इतना लाभ हुआ, बताइए उसने चोरी कितनी करी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। हाँ जी। ठीक है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 25 कुछ चोरी करता है और 25% का क्या करता है, लाभ कमाता है। 1 किलो के स्थान पर कितना वजन प्रयोग किया गया। देखो इसको हमेशा भिन्न से करो। आपको पता है कि 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, 1/4 का मतलब क्या होता है कि 4 पर 1 की चोरी की गई, है ना, 4 पर 1 की चोरी की गई। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कितना वजन। आपको याद होगा कि वैसे तो इन्होंने 1 किलो दिया है, नहीं देते तो हम अपने मन से मानते। आप हमेशा 1 किलो मतलब 1000 ग्राम को इस अनुपात में बांटिए। 4 और 1 कितना होता है 5, 1 बराबर कितना आएगा 200। 200 का गुणा 1 में करिए तो 200 ग्राम, 200 का गुणा 4 में करिए तो यह आ जाएगा 800 ग्राम। मतलब क्या था कि 1000 ग्राम में से उसने दिया 800 ग्राम, चोरी करी उसने 200 ग्राम की। तो बस उसने 1 किलो में 800 ग्राम के वाट का प्रयोग किया है, तभी तो 25% का फायदा होगा। 800 ग्राम आंसर आ जाएगा। राइट। हाँ, आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं कि ये वो क्वांटिटी है जो उसने बेची, और ऊपर हमेशा क्या आएगा, ऊपर आएगा डिफरेंस, है ना। डिफरेंस अपॉन सोल्ड आता है। बेचा 4 है और जो रियल है और जो बेचा उसमें 1 का डिफरेंस है ना, इसलिए हम रियल है 5, 5 से भाग देते हैं। एक और करते हैं, आएगा समझ में आपको, इसको और करिए। देखिए 42 6/7% का मतलब होता है 3/7। आप इसको करिएगा, है ना। ये 1/7 का 14 से ही 2/7 का 3 गुना है, 14 तिया 42, 3/7। तो मैंने कहा सबसे पहले 1000 ग्राम को बांट लिया करो, 7 और 3 10, 1 = 100, है ना। 1 = 100, तो 100 का 3 में गुणा करा 300 ग्राम, 100 का 7 में गुणा करा 700 ग्राम। मतलब उस भाई साहब ने 1000 में से 700 ग्राम दिया, 300 ग्राम की चोरी करी, मतलब आपको दिया कितना 700 ग्राम, 700। आया इतना। वेरी गुड। अरे ऑफलाइन वालों थोड़ी शर्म करो तुम लोग, कुछ तो अपने होने का सबूत दो। तुम लोग तो ऐसे बैठे रहते हो बेहोश जैसे हो गए हो, कोई मतलब ही नहीं क्या चल रहा है क्या हो रहा है। चलो ये लीजिए एकदम नया और फेस्टिव फेस्टिव क्वेश्चन, थोड़ा त्योहार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। गुलाब जामुन।
हम्म। ओके। अच्छे से पढ़ो इसको। अच्छा। चलिए समझते हैं। गुलाब जामुन एक प्रसिद्ध भारतीय मिठाई है जो चीनी और आटे के 3 और 5 के अनुपात से बनी है ना। चीनी आटे के 3 और 5 से बनी है। तो एक तरफ लिखते हैं शुगर, मतलब चीनी, और एक तरफ लिखते हैं आटा। ठीक है, आटा मतलब हो जाएगा आपका फ्लोर, और इसका रेशो कितना है? 3 अनुपात 5 है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को? ओके। आगे क्या बोला है? गुलाब जामुन 15 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेची गई। आटे की कीमत चीनी का, ये क्वांटिटी है, ये क्या है? ये मात्रा है ना। ठीक है, और नीचे आपको उनकी दी हुई है कीमत। कीमत मतलब उनकी वैल्यू का रेशो कितना है? जो कितना है? 3 अनुपात 7 है। आटा पहले लिखा है इन्होंने, तो आटा इधर आएगा और चीनी इधर आएगी। उन्होंने लिखा 3 और 7 है, लेकिन आटा पहले है, चीनी बाद में है। तो आटा 3 है, चीनी 7 है, तो चीनी के नीचे चीनी, आटे के नीचे आटा। ठीक है, इतना आप समझ गए? अच्छा, इनका अगर आपने गुणा कर दिया, भाई मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि 3 किलो शक्कर है, 5 किलो आटा है, और उसका भाव है 7, तो 21 रुपए हमारे यहां खर्च हो गए। इन दोनों को आप किलो में मान लो। 5 किलो आटा 3 रुपए के भाव का है, तो 15 रुपए यहां हो गए। मतलब कुल मिलाकर मिठाई बनाने का खर्चा कितना आ गया? 36 आ गया। ये हमने माना, अनुपात ही अनुपात में माना। फिर से सुनना, अभी आप थोड़ी देर के लिए देखो, ये 15 और इसको मैं समझा रहा हूं, अब इसकी ही बारी है। पहले आप इसको देखे बिना समझो कि चीनी और आटे को हमने मिलाया, तो माना चीनी कितनी है? 3 किलो है। आटा कितना है? 5 किलो है। चीनी का प्राइस कितना है? 7, और आटे का प्राइस कितना है? 3 कीमत है। तो 3 किलो 7 रुपए के हिसाब से 21, 5 किलो 3 के हिसाब से 15, तो टोटल खर्चा कितना आ गया मिठाई बनाने में? 36 आ गया। अब हमारे जो गोकुल भाई साहब हैं, ये 15 रुपए में बेच रहे हैं और 66 2/3% का प्रॉफिट ले रहे हैं। तो आप ये बताओ कि 66 2/3% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2/3, और 15 रुपए का 15 रुपए पे बेचा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कॉस्ट प्राइस 3 होगा तो सेलिंग प्राइस 5 होगा। 3 पर 2 का प्रॉफिट, 3 पर 2 का प्रॉफिट मतलब 5। 3 रुपए की चीज कितने में बेचो? 5 में, जबकि रियल में बेच कितने में रहे? 15 में। ठीक है, तो ये आपका कितना है? ये आपका 15 है। 5 का मान 15 है, मतलब कितना गुना करिए? 3 गुना करिए। 5 से 15 हो गया 3 गुना, तो इसका भी गुना करिए, मतलब 9। तो खरीदा हमने 9 रुपए में किलो में था, बेचा हमने कितने में? 15 में। अब आखिरी खेल सीखिए। यहां तक समझ में आया? ये हमने अनुपात से कुल खर्च निकाला, इतना हमारा खर्चा हो गया, इतना खर्च हो गया हमारा, है ना। और ये उसका क्रय मूल्य है, और ये उसका विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। क्रय मूल्य आपको निकालना था, विक्रय मूल्य उन्होंने ऑलरेडी प्रश्न में दिया था। 15 रुपए प्रति किलो में बेचा और इतने का प्रॉफिट कमाया, मतलब वो बनाने की लागत कितनी होगी? 9, जबकि लागत यहां कितनी आ रही? 36। अब आखिरी चीज सुनना, आपकी अनुपात में लागत आ रही है 36, जबकि 9 रुपए के हिसाब से अगर हम देखें तो 3 और 5 कितना किलो होता है? 8। तो 9 रुपए के हिसाब से अगर 8 किलो के बनाने की लागत देखी जाए तो 72 आती है, जबकि अनुपात में वो 36 आ रही है। मतलब एक का मान कितना है? एक का मान 2 है, और एक का मान 2 है। तो आपसे पूछा है चीनी की कीमत बताइए। चीनी मतलब शुगर, शुगर की कीमत, कीमत मतलब क्या हो जाएगा? 7।
तो 7 के आगे आप 1 का मान 2 है, तो चीनी का प्राइस यहां पे क्या है, 14 रुपए किलो है। ये चीनी का प्राइस आएगा। ये आंसर इसका। बताइए, एक बार अच्छे से देखो। आपको समझ में तभी नहीं आएगा जब आपने प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। प्रश्न आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली समझ में आएगा। एक बार मैं आपके बिना कहे और समझाऊंगा, एक बार फिर भी आप देख लें, फिर मैं बताता हूं। और प्रश्न थोड़े दमदार हैं तो उनका सॉल्यूशन भी दमदार रहेगा। चलो हो गया। अब सुनो, आपसे कहा है कि चीनी और आटे का मात्रा का अनुपात है 3 और 5। तो हमने मान लिया है 3 किलो है या 5 किलो है, और उनकी कीमत का अनुपात कितना है, 7 और 3। 3 और 7 21, 5 और 3 15। तो कुल लागत कितनी आ गई, 36। फिर उन्होंने बोला है कि गोकुल 15 रुपए किलो में बेचता है और इतने का लाभ कमाता है। इसका मतलब होता है 2/3, 3/2 का प्रॉफिट, 3 की चीज 5 में। 5 की कीमत 15 है, 1 का मान 3 है, तो लागत 9। मतलब जिस मिठाई को 15 रुपए किलो बेच रहा है वो कितने में बनाता होगा, वो 9 रुपए में बनाता होगा। कितनी बात लो, 5 और 3 8। तो 9 रुपए में 8 किलो बनाता होगा, मतलब उसका खर्चा 72 हो जाता होगा। जबकि हमारे अनुपाती अनुपात का खर्चा 36 आ रहा है। 36 का मान 72 है, तो 1 का मान 2। तो आपसे पूछा है शक्कर की कीमत बताओ, तो 1 बराबर 2, तो 7 दूनी 14। आपसे बोलते आटे की कीमत बताओ, तो 2 का गुणा 3 में करते, आटा आता 6 रुपए किलो। तो 14 रुपए किलो की शुगर है, आटा बोलते तो 6 रुपए किलो आता। जितना आपने पुराना पढ़ा है वो सब चीजें यूज होती है हर प्रश्न में। पुराना अगर आपने नहीं पढ़ा है, कोई बीच में से आया है, तो फिर ऊपर से जाएगा। नेक्स्ट, ये भी काफी अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव है, पढ़िए इसको भी अच्छे से। धुआं धुआं हो गया। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा कुछ मुझे तो। अच्छा, ये क्या होता है सुशांक? देखिए, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 18 2/11% की छूट देता है। तो 18 सही 2/11% का मतलब 18 11 198। 198 में 2 जुड़ गया तो 200/11। प्रतिशत के 2 जीरो लग गए, मतलब 2/11। तो मुझे पता चल गया कि 18 सही 2/11% का मतलब होता है 2/11, है ना। फिर क्रय मूल्य पर 12.5% रिश्वत देता है। 12.5% की रिश्वत देगा, मतलब 1/8। और 3584 कीमत वाली को 37.5% के प्रॉफिट पर बेचना चाहता है, मतलब 3/8। इतनी हमें फ्रैक्शंस दी हुई है। तो देखो, 3584 रुपए की कोई वस्तु है, 3584 की वस्तु है। इस पे 3 चीजें करनी है ना। पहला करना है रिश्वत देना है, तो कॉस्ट बढ़ेगी। फिर उसके ऊपर डिस्काउंट भी देना है, लेकिन प्रॉफिट भी कमाना है। 3 चीजें यहां पर है। तो बस एक रिश्वत यहां पे नया है, बाकी सब आपने पुराना करा हुआ है, कोई अंतर यहां पे नहीं है। ठीक है, अब सुनिए, 3584 रुपए की वस्तु है
और उस पे वो 1/8 की रिश्वत देगा। 1/8 की रिश्वत देगा मतलब 8 पर 1 की रिश्वत देगा, मतलब 8 की चीज 9 में बेचेगा। भाई रिश्वत देगा तो वो भी तो उसकी कॉस्टिंग ही हो गई ना, वो भी उसका खर्चा ही हो गया। सोचो, आपने कोई चीज 500 रुपए की लेकर आए और 100 रुपए आपको देने पड़ गए पुलिस वाले को, तो आपके लिए तो वो चीज 600 की हो गई ना। ठीक है, तो रिश्वत एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार का वो खर्चा ही है आपका, वो उस वस्तु की कीमत बढ़ा देगी। ठीक है, तो आपने 8 रुपए का 1/8 की आपने रिश्वत दी, मतलब 8 से उसका प्राइस 9 हो जाएगा। तो 8 से कैंसिल करते हैं, 8 इंटू 4 32, 3 और 8 फिर से 32, है ना। और 32 के बाद कितना बचेगा, 6 और 4 8 इंटू 8 64, फिर 9 का गुणा करा 72 का 2 कैरी हो गया 7, 9 और 4 36, 36 में आपने 7 जोड़ा तो 43 का 3 कैरी हो गया 4, 36 और 4 कितना 40। मतलब रिश्वत देने के बाद, है ना, जितनी भी आपने वहां रिश्वत कितनी दी 448 की, अगर 1/8 करोगे ना तो 3584 का 1/8 आएगा 448, और इसमें जब जोड़ोगे तो 4032 ही आएगा। ऐसे कर लो या डायरेक्ट 9 से गुणा कर दो। तो रिश्वत के बाद आपकी वस्तु की कीमत 4032 हो गई। ठीक है, अब आ जाओ, आपको एक चीज पता थी जो मैंने पहले बताया है, डिस्काउंट हमेशा नीचे, प्रॉफिट हमेशा ऊपर। तो वस्तु कितने की है, 4032 की। इस पे आपने डिस्काउंट, अब आप इस पे देना चाहते हो डिस्काउंट, ये डिस्काउंट है 11 पर 2 का डिस्काउंट, 11 पे 2 का डिस्काउंट मतलब 9/11, और 8 पर 3 का प्रॉफिट मतलब 11/8। डिस्काउंट नीचे, 11 पर 2 का डिस्काउंट मतलब 9/11, 8 पर 3 का प्रॉफिट मतलब 11/8। इसको जल्दी से मुझे हल करके बता दो। देखो 11 ऊपर 8 नीचे, 9 नीचे 11 ऊपर, करो जल्दी सॉल्व और बताओ क्या आएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर आप काटापीटी करना, 6776 रुपए आएगा। 6776 सी आंसर आएगा। अगर वो 6776 रुपीज करता है तो बिंदास रिश्वत दे, डिस्काउंट दे, प्रॉफिट उसको मिल जाएगा, ये आंसर आएगा। ओके है, चलो नेक्स्ट। हम्म, करके बताइए। आपके चरण कहाँ हैं खुशबू जी, उनके दर्शन करवा दो मुझे। इतना अगर नहीं कर सकते तो बड़ी दुख की बात है, ये तो मेरे लिए बड़ी दुख की बात है। कैमरे का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 गुना है और विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 9/10 गुना है। लाभ हानि का प्रतिशत बताइए, है ना। अंकित, देखो अंकित मूल्य मतलब मार्क्ड प्राइस, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, 8/5 है। जो पहले वो ऊपर, जो बाद में वो नीचे, मतलब 5 रुपए की चीज है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क्ड प्राइस है। 5 रुपए की चीज कितने में लिख रहे हो, 8, बीच में क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। फिर विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 9/10 है, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 9/10 है, ये 9 है तो ये 10 आएगा, है ना। तो रुको, इसको ऐसे करना पड़ेगा, दोनों में कॉमन क्या है, मार्क्ड प्राइस है। तो देखो एसपी और एमपी का जो रेशो है वो कितना है, 9 और 10 है। इधर सीपी ले लो पहले और एमपी बाद में ले लो, तो सीपी कितनी है, 5, और एमपी कितना है यहां पर, या चलो ठीक है एमपी पहले ले लो, एमपी और सीपी,
का रेशो कितना है, तो सीपी आपकी 5 है और एमपी कितनी है 8। तो ए बी और बीसी हो गया ना, ये तो एक प्रकार का। ए बी और बीसी को एक करके हम यहां पे ले लेंगे, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले सीपी लिख लो, उसके बाद एमपी लिख लो, उसके बाद आप एसपी लिख लो। एमपी बीच में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एमपी दोनों में कॉमन है ना, दोनों में कॉमन है। सीपी कितना है, सीपी आपका 5 है, एमपी कितना है 8 है, यहां एमपी कितना है 10 है, और एसपी कितना है 9 है, ठीक है। चलो, ये 8 है तो ये 8, ये 10 है तो ये 10, इनका गुणा किया तो 50, इनका गुणा किया तो 80, इनका गुणा किया तो 72, ठीक है। तो आप इसको अब चाहो तो थोड़ा सिस्टमेटिक कर लो कि सीपी के बाद एसपी आना चाहिए, एसपी के बाद एमपी आना चाहिए। तो सीपी कितना है 50, एसपी कितना है, तो एसपी कितना है आपका 72, और मार्क्ड प्राइस कितना है 80। अब आ जाओ प्रॉफिट या लॉस बताइए। तो प्रॉफिट या लॉस तो हमेशा डिफरेंस होता है सीपी एसपी का। तो 50 की चीज 72 में बेच रहे हो, तो 50 की चीज 72 में बेच रहे हो, मतलब आप 22 का प्रॉफिट ले रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 100। 72 में से 50 गया, 50 से कैंसिल हुआ 2 बार, 44% का प्रॉफिट होना चाहिए यहां पे। बी आंसर आएगा। बताओ। ठीक है, आप चाहें तो यहां से भी कर सकते थे, या उसको मैंने यहां सिस्टमेटिक लिखकर बता दिया कि क्यों। बताइए, क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है कुछ तुम लोगों को कि लेवल कम रखना है क्लास का? एकदम धुआं धुआं हो जाते हो तुम लोग, कुछ बोलते भी नहीं हो। उससे समझ ही नहीं आता पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो तुम। ओके। कुछ लोग सोचते होंगे कहाँ मैथ्स फाउंडेशन ज्वाइन कर लिया, बड़ा भारी भारी मिलता है यहाँ तो। इससे अच्छा तो कोई छोटे मोटे एग्जाम का पढ़ लेते तो पार हो जाते हैं ना। मैथ्स फाउंडेशन पढ़ना इतना आसान नहीं है ना। बवंडर है ये सर। अच्छा। बवंडर से पार होना जो सीख गया, तो वो जीवन में कभी नहीं रुकेगा। ये लो। भाई सुना होगा ना तुमने, बिना राते जागे नसीब नहीं जागता। तो अगर अपना नसीब जगाना है तो रातें तो जागनी पड़ेंगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। हाँ, रिवीजन तो करना पड़ेगा। और ऐसे प्रश्न तुम्हें ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, जितने अलग 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 प्रश्न मैंने लिए हैं। तो आप एक प्रकार से इसको पॉजिटिव ले सकते हो, एक नेगेटिव ले सकते हो। नेगेटिव क्या है, अरे सर इतना सारा क्या मतलब पढ़ने का। एक वो होता है कि अरे ये बढ़िया है, एक ही जगह हर लेवल के प्रश्न मिल रहे हैं, तो फिर सब कुछ अपने से बनेगा। बस रिवीजन करना है और एक धारणा अपने दिमाग से निकालनी है कि बस अब हमने 150 प्रश्न कर लिए, अब तो जीवन में आग लगा देंगे। प्रश्न कई प्रकार के होते हैं, हमें सीखना है अप्रोच, हमें मेथड पकड़नी है। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं सब उसी के इर्द गिर्द है, आपको अप्रोच लगानी सीखनी है। अगर कोई बच्चा ये सोच के पढ़ेगा कि बस इसके बाहर कुछ नहीं, तो भाई 150 प्रश्न पढ़ने से अगर सिलेक्शन हो जाता तो हर व्यक्ति की जॉब लग जाती। 150 प्रश्न से सिलेक्शन नहीं होता है, आपने इन प्रश्नों से जो अप्रोच सीखी है वो आपको नए नए प्रश्नों में लगानी है, और इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। इसलिए यह धारणा बदलिए कि बस इतना कर लेंगे तो फिर हमें कुछ और पढ़ना नहीं पड़ेगा। पढ़ना तो तुम्हें बहुत पड़ेगा, मेहनत तो बहुत करना पड़ेगी, है ना। हाँ, लेकिन प्रश्न इन्हीं के इर्द गिर्द रहेंगे, बस आपको उसको लिंक करते आना चाहिए, उसको जोड़ते आना चाहिए। हम्म। यस। अब ये प्रश्न आप 2-3 बार पढ़ोगे तो लगेगा सर करना क्या है, शुरू कहां से करना है, समझ ही नहीं आता। यही होता है जब हम नए नए पढ़ाई करते हैं या ऐसे प्रश्न करते हैं, तो दिमाग शुरू में काम नहीं करता। लेकिन यहां पे देखो, मेरा हमेशा मानना है कि क्लास में कठिन क्वेश्चंस करने को मिले चलेगा, लेकिन परीक्षा में कठिन नहीं लगना चाहिए।
क्लास में इजी क्वेश्चंस अगर करवाएंगे तो परीक्षा में कठिन प्रश्न बिल्कुल मिलेंगे, और अगर क्लास में कठिन प्रश्न कर लिए तो परीक्षा में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके लिए एकदम हलवा होगा, ठंडा वाला खाना है बस आराम से बैठ के। इसलिए जो मेहनत करनी है क्लास में करो, है ना। एग्जाम में मेहनत नहीं करनी, एग्जाम में तो चौके छक्के मारना है, आग लगानी है वहां, धुआं उठा देना है। ठीक है। हाँ भरत, तुम अभी 100 बार और लिखो, तुम्हारा होमवर्क है, तुम आज यही काम करो। तुम 100 बार लिखो, फिर तुम्हें बताएंगे। समझ नहीं आता तुम्हें, जब बोला है कि बीच क्लास में इधर उधर की बातें नहीं, फिर भी नहीं मानते हो। तुम लिखो अभी 100 बार और, तुम्हारा पनिशमेंट है। हाँ, लिंक बनाना सीख जाओगे। तुम लोग सोचते हो कि हर चीज बस रातों रात हो जाए, 4 दिन पढ़ाई नहीं करी कि हम भी सर मैथ्स की किताब लिखने लायक बन जाए, ऐसा थोड़ी होता है यार। हर चीज का टाइम लगता है। तुम लोग इतना जल्दी रिजल्ट चाहते हो, इतना जल्दी फल चाहते हो, कर्म करना नहीं चाहते और फल तुरंत चाहिए, है ना। कर्म तो करो, जरा थोड़ी मेहनत तो करो। श्लोक अपनी बेकरी में 25 रुपए प्रति पैकेट की लागत से 120 पैकेट ब्रेड बनाता है। उन्होंने विक्रय मूल्य इस तरह तय किया कि 80 पैकेट ही बिके तो 30% का लाभ होगा। 24 पैकेट खराब हो गए, इस कीमत पर 96 पैकेट बेच पाया, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो एकदम शानदार तरीका बताता हूं। अगर 80 पैकेट बेचेगा तो 30% का लाभ होगा, है ना। कितने का लाभ होगा? 30% का लाभ होगा। या इसको मैं केवल 30% लिख दूं। अगर 80 पैकेट बेचेगा तो 30% का प्रॉफिट होगा, 30% का क्या होगा? लाभ होगा। ओके भाई, इतनी बात ठीक है। अब हमें बेचना है 96 पैकेट। ठीक है, 96 पैकेट अगर हम बेचेंगे, आप इसको ऐसा कर लो, 130% कर लो। ठीक है, 120 पैकेट थे, 24 खराब हो गए, सब उन्होंने ही बोल दिया कि 96 पैकेट बेचना है। 80 बेचेंगे तो 30% का प्रॉफिट होगा, जबकि हमें बेचना है 96। 96 लाने के लिए 80 तो बेच चुके हैं, 16 और बेचना है। 80 को अगर 16 बनाया जाए, 80 को 16 बनाने के लिए 5 का भाग देते हैं। तो इसमें 5 का भाग दिया तो इसमें भी 5 का भाग देना पड़ेगा। इसमें 5 का भाग दोगे तो 26% आएगा। 26% आएगा मतलब 156% आएगा। 156% आएगा मतलब 96 पैकेट बेचने पर 56% का लाभ होगा। ये आपका सुंदर सा आप ही की तरह आंसर आ गया ये। हम्म, बोलो, समझ में आया क्या? 80 पैकेट पर 30% प्रॉफिट हो रहा है, हमें बनाने हैं 16 पैकेट। 96 बनाने, 16 और चाहिए। 16, 80 को 16 बनाने के लिए 5 का भाग देते हैं, तो 5 का भाग दोनों तरफ हमने दिया, तो ये हो गए 96 पैकेट, ये हो गए 156, 100 गए, तो 56% का शुद्ध मुनाफा हो जाएगा। ये आपके प्रश्न की, ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अरे तुम्हें नहीं समझ में आया तो तुम रहने दो यार, इतना आसान प्रश्न भी तुम्हें 4 बार लिखकर बताना पड़े तो हो गया काम फिर। रिपीट करके आप वीडियो को देखिएगा। आगे बढ़ेंगे। एकदम फिक्स, कुछ लोग तो टाइप करके रखते हैं, प्रश्न पढ़ा कि पहले ही लिख लेते हैं रिपीट। बस सर एक बार बोल दें फिर हम तो 4 बार रिपीट करके ही मानेंगे, पहले ही लिख के रख लेते हैं। दिमाग लगाते नहीं हो, पढ़ते हो नहीं, और रिपीट 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 करा करते हो। भाई पढ़ाने वाले को इतना पता होता है कि कहाँ समझ में आना चाहिए, कहाँ नहीं आना चाहिए। आपके बिना कहे हम रिपीट भी करते हैं, पर तुम लोग तो हर कभी रिपीट करवाते रहते हो। फिर अभी कई लोग, मुझे पता है कई लोग बोलेंगे सर 5 का भाग क्यों दिया। भैया 80 को 16 बनाना है तो तुम ही बता दो किसका भाग दें, तो तुम ही समझ जाओगे 5 का भाग क्यों दिया। चलो ये भी बड़ा शानदार प्रश्न है, आप अच्छे से पढ़िए, फिर मैं इसको समझाऊंगा। 2 बार पढ़ लिया करो, मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं।
चलो बता दूं क्या। देखिए, करण ने अपने कुत्ते को बेचा 4800 में, बिल्ली को बेचा 4200 में, 20% का लाभ कमाया। अगर कुत्ते को 5350 में बेचते, बिल्ली को लागत मूल्य पर बेचते, तो 18% का लाभ होता। कुत्ते और बिल्ली की लागत मूल्य के बीच का अंतर क्या है? देखो एक बात समझो, अगर डॉग जो है वो 4800 में जाए और कैट अगर 4200 में जाए, मतलब दोनों को कितने में बेचे? 9000 में। यही मतलब हुआ ना। डॉग को बेचा 4800 में और कैट को बेचा 4200 में, तो टोटल बेचा 9000 में। और 9000 में बेचेंगे तो 20% का फायदा होगा। 20% का फायदा होगा मतलब ये 120% है। तो 100% क्या? 100% से गुणा करने पे पता है क्या पता चलेगा आपको? पहले तो देखो, ये 6 बार कैंसिल होगा, ये 5 बार कैंसिल होगा। 6 से अगर मैंने इसको उड़ाया तो 15 बार, मतलब 1500 बार, 1500 का 5 में गुणा करेंगे तो 7500। तो आपको एक बहुत ही काम की चीज पता चल गई है कि डॉग और कैट की जो ओरिजिनल प्राइस है वो 7500 है। दोनों की कुल प्राइस 7500 है। अब उन पे प्रॉफिट लेंगे, कुछ और होगा, उसके बाद उसको हम बेचेंगे, वो सब बात की बात है। हमें पता चल गया कि कुत्ते की और बिल्ली की, डॉग और कैट की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है? 7500। इसमें से कुछ डॉग है, कुछ कैट, कुछ की प्राइस है। अच्छा, अब उस बेचारे का मन होता हो जाता है चेंज। वो बोलता है कि अगर डॉग को 5350 रुपए पर बेचूं और कैट को उसके कॉस्ट प्राइस पर ही बेचूं, तो मुझे 18% का फायदा होगा। क्या होगा? 18% का फायदा होगा। तो यहां पर आपको कुछ समझ में आ रहा है कि यहां पे क्या होगा? देखो, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि कुल मिला के प्रॉफिट किस पे होगा? डॉग पे। 18% का फायदा होगा। तो 7500 का अगर मैं 18% निकालने जाऊंगा तो ये पता है कितना आएगा? 18 पंजे 90 का जीरो, कैरी 9। फिर क्या हो जाएगा? 108, 126, 126 और 9 कितना होता है? 135। 1350 रुपए का फायदा होगा। मतलब दोनों पर 7500 में से 1350 रुपए। तो समझना, डॉग हो गया 5350 का, कैट हो गई उसकी ओरिजिनल प्राइस की, और ये हो गया आपका कितना? 7 और 1 8, 5 और 3 8 और 5 और 0। अगर इसमें से मैं इसको माइनस कर देता हूं तो मुझे कैट की कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी। तो ये आ गया 00। 8 में से 3 गया 5, 8 में से 5 गया 3। तो भाई साहब एक बहुत बढ़िया बात पता चल गई कि जो आपकी कैट है वो कितने की है? 3500 की है। और अगर कैट 3500 की है तो हमारे जो डॉग भाई हैं ये कितने के हैं? 4000 के हैं। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस 500 का है। ये आपका आंसर है। बताओ, क्लियर हुआ? ठीक है, एक बार और समझा देते हैं। दोनों को हमने बेचा 9000 में, 20% का फायदा हुआ, मतलब उनको खरीदा होगा 7500 में। दोनों की टोटल प्राइस 7500 है। फिर वो व्यक्ति क्या करता है कि डॉग को बेचता है 5350 में, कैट को बेचता है उसके कॉस्ट प्राइस पर, तो उसे 18% का फायदा होता है। मतलब 1350 का फायदा होता है। कितने में बेचता है? 8850 में। डॉग की प्राइस माइनस करी तो मुझे पता चल गया कि कैट की प्राइस 3500 है। 7500 में से 3500 अगर कैट की प्राइस है तो 4000 यहां डॉग की प्राइस होगी। ये आपका आंसर आएगा। आपसे हालांकि पूछा है दोनों का डिफरेंस, तो ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो, बजाय पूरा रिपीट करने के आप ये लिखें कि सर ये समझ नहीं आया, ऐसा क्यों कर रहे हैं, या वो समझ नहीं आया, तो मैं आपको और 2 बार बता सकता हूं। बताइए जल्दी, कोई डाउट कंफ्यूजन है तो। कहां पे समझ में नहीं आया वो आप पूछिए, अगर दिक्कत है तो। नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे।
बोलिए जी जल्दी, समझ में आ गया है? क्रिस्टल क्लियर। डबल 850 कहां से आया? देखो, 8850 ऐसे आया, उन्होंने बोला है कि अगर डॉग को इतने में बेचे और कैट को लागत मूल्य पर बेचे तो 18% का फायदा होगा। हमें पता है कि कैट और डॉग की टोटल कीमत है 7500, इस पर 18% निकालेंगे तो ये फायदा होगा। तो इसमें जब इतना जोड़ेंगे मतलब वो इतने में बेच रहा होगा, ये लाभ है ना। 7500 का 18% 1350, 1350 जुड़ गया 7500 में, मतलब उसने दोनों को इतने रुपए में बेचा होगा, इतने में बेचेगा तभी 1350 का लाभ होगा। और ये लाभ कितना है? 18% है, इसलिए इनको हमने जोड़ा है और कुछ नहीं करा है। डॉग की कीमत 5350 क्यों लेंगे? ये तो यहां लिया है ना, इसमें प्रॉफिट है ना भाई। डॉग 4000 का उसको बेचा इतने में है, तो ये प्रॉफिट हो रहा है, ना कि डॉग वहां पे है। आप एक काम और कर सकते थे कि डायरेक्ट 1350 इसमें से भी घटा सकते थे, इतना करने के बजाय, क्योंकि डॉग में प्रॉफिट इंक्लूड है। 1350 यहां से घटा दो तो डॉग आ गया 4000 का, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो हुआ तो डॉग पर ही है। ठीक है, अगर आप इसको देखो इतना और ना दिमाग लगाना हो तो आप एक चीज ये समझिए कि टोटल वो 1350 रुपए कमा रहा है, तो कैट पर तो कमाएगा नहीं, कमाएगा तो डॉग पे। तो 5350 में से 1350 रुपए उसने जो कमाया, मतलब डॉग कितने का है? 4000 का। ऐसा कर लो आप, तो ज्यादा इजी आपको शायद लगे। तो डॉग हो गया 4000 का, 7500 में 4000 गया, कैट हो गई 3500 की। भाई 1350 किस पे कमाएगा? डॉग पर ही कमाएगा ना। तो डॉग में 1350 का फायदा वो ले चुका है, 1350 घटाइए तो डॉग आ गया 4000 का, 4000 का डॉग, कैट हो गई 3500 की। ऐसे कर लो, ज्यादा क्लियर रहेगा। चलिए, तो हमारे 4 प्रश्न आज फिर नहीं हो पाएंगे, और चारों प्रश्न एक से बढ़कर एक हैं। तो कल हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। 4 प्रश्न हमारे जो बचे हैं, तो कल नया टॉपिक तो शुरू नहीं करेंगे, लेकिन इन 4 प्रश्नों को करने में ही थोड़ा टाइम लगेगा। और सबसे मजेदार सवाल अगर कोई सा है तो वो है सबसे लास्ट वाला। इसको आप प्लीज पढ़कर आइएगा और आपको फिर एक बार में समझ में आएगा। बहुत ही शानदार सवाल है ये वाला। ठीक है, तो कल फिनिश करते हैं। कल आपको आगे इसके आगे बताते हैं नया टॉपिक और सारी चीजें तो मैं आपको बता ही चुका हूं। ओके।